नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली यूपीएससी एमसीक्यूज में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। आपको फ्लड वॉच मोबाइल ऐप के बारे में बताना है। कभी कभी अगर ऐसा पूछ लिया कि बताइए फ्लड ऐप वॉच क्या है, या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि फ्लड वॉच क्या है, क्या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या कोई सिग्नल प्रोसेसिंग है, क्या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो इतने सवाल में से भी ऐसा सवाल एक और सवाल बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लड वॉच जो ऐप है यह एक ऐसी मोबाइल ऐप है, उसमें से आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से करेक्ट बताना है। पहला, द ऐप प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लड लाइक सिचुएशन अप टू 72 आवर्स। मतलब कि यह कह रहा है कि 72 घंटे तक आपको फ्लड वाली सिचुएशन का रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या यह सही है? दूसरा, द ऐप इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। मतलब कि इस ऐप को CWC ने लॉन्च किया है। चलिए बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला है, दूसरा है, दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा हमारा पहला सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सिर्फ 72 घंटे के लिए नहीं, हमें तो यह प्रोवाइड करेंगे 7 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 7 दिन के लिए। ठीक है, और 72 आवर्स में कितना दिन होगा? उसका मतलब होता है सिर्फ 3 डेज। चलिए, तो पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, CWC ने इसको लॉन्च किया है। तो हमें पूछा है करेक्ट सेंटेंस, और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है। इसका जो एम है, यह है कि डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फ्लड सिचुएशन एंड फोरकास्ट अप टू 7 डेज ऑन अ रियल टाइम बेसिस टू द पब्लिक। मतलब कि अगर आपको 7 दिन तक फ्लड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, तो आप उस हिसाब से अपने आप को, अपने आसपास में सभी को सेव कर पाएंगे, उनको रीलोकेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, यह चीज़ है, और इस ऐप को लॉन्च किया गया है हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उद्गम पोर्टल। चलिए, उद्गम पोर्टल के बारे में आपको बताना है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि उद्गम पोर्टल क्या है। जब तक आपको उद्गम पोर्टल नहीं पता होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली 100% सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। पहला, इट डेवलप्ड बाय सेबी फॉर यूज बाय पब्लिक टू सर्च देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एट वन प्लेस। भैया, आप बैंक की बात कर रहे हो और यहाँ पे सेबी डाल रहे हो, यह बहुत नाइंसाफी हो रही है। एक होशियार बच्चा, एक स्मार्ट एस्पिरेंट इतना तो ढूंढ लेगा कि अगर सेबी आएगा तो मल्टीपल बैंक नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। दूसरा, unclaimed deposit refer to funds held in savings or current account that have remained inactive for duration of 8 years। भैया, यहाँ पे फैक्चुअली यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि 8 इयर्स नहीं 10 साल होते हैं। कितने? 10 इयर्स होते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए 2 पर्सन्स है और दोनों पर्सन्स की डेथ हो गई है। ठीक है, मतलब एक कपल था और उस कपल में कोई भी जिंदा नहीं है, दोनों की डेथ हो गई है। उनके कोई सन भी नहीं है और उनके कोई नियर रिलेटिव्स भी नहीं है। रिलेटिव्स है लेकिन नियर रिलेटिव्स नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, जो मनी पड़ा है, वो मनी कौन इस्तेमाल करेगा और उस मनी का मालिक कौन होगा? तो ऐसे जो भी अकाउंट है उनमें अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो उस मनी को क्या कहा जाएगा? अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा यहाँ पे गलत है। हमें पूछा है करेक्ट कौन से है, तो भैया एक भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उद्गम की फुल फॉर्म। तो उद्गम की फुल फॉर्म जो है यह होती है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन।
मतलब कि जो भी आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं उनको अलग अलग बैंक में जाने के बदले सिर्फ एक ही बैंक में आप जाके देख सकते हो कि उस कपल के सिर्फ SBI में अकाउंट था या BOB, एक्सिस, यही से इन सारी जगहों में भी बैंक अकाउंट होते हैं। ठीक है, किन्होंने डेवलप किया है? इनको डेवलप किया है RBI ने। और अनक्लेम डिपॉजिट क्या होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि जो फंड सेविंग्स और करंट अकाउंट में है कितने टाइम से, 10 साल से इनएक्टिव है, और उसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं? जी हाँ, उसी को हम कहते हैं अनक्लेम डिपॉजिट्स। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, गांधीनगर डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन? गांधीनगर डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। चलिए गांधीनगर डिक्लेरेशन के बारे में आपको बताना है। क्या यह कोई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंडिंग TB है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, स्ट्रेंथनिंग इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप है? तो यह क्वेश्चन आ जाएगा आपका फैक्चुअली, और इन फैक्चुअली में आपको बताना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस सवाल का सही आंसर आएगा ऑप्शन B, मॉनिटर टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंडिंग TB। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ था, तो अभी हुआ था WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की समिट। कहाँ पे हुई थी? यह समिट हुई थी गुजरात के गांधीनगर में, और गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने एक गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है जिसका पर्पस था कि हमें ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB को हराना है बाय द कंट्रीज ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, और इसी के लिए उन्होंने सेलिब्रेट किया था लेट्स एंड TB बाय 2023। देखिए ये 2030 है, वो वर्ल्ड का टारगेट है। इंडिया का टारगेट है 2025 तक हमको क्या करना है? TB को हराना है। इंडिया का मलेरिया का जो टारगेट है यह है 2030 तक का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होगी कि सर जी यह गुजरात में हो रहा है, तो गुजरात में क्यों खास हो रहा है? देखिए एक तो गुजरात में यह जो हुआ था उसमें हमारे WHO के जो टेड्रोस है, यह टेड्रोस जिसका नाम चेंज करके हम सब लोग बुलाते थे उनको क्या, तुलसी भाई बुलाते थे। ठीक है, तो यह आए हुए थे, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि जामनगर में पूरे विश्व का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ओपन किया हुआ है। कौन सा? ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जामनगर में आया हुआ है, गांधीनगर डिक्लेरेशन हुआ WHO में, और यहाँ पे आए थे WHO के जो भी प्रमुख है टेड्रोस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि सॉर्टेड। इतना अगर सवाल पूछ लिया कि भैया सॉर्टेड का फुल फॉर्म बताइए, जैसे कि कई साल पहले UPSC ने पूछ लिया था कि भैया नीति आयोग का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, तो UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ स्टेट PCS में तो यह पूछा ही जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, चलिए उनके बारे में आपको 3 सेंटेंस दिए हैं, और उन 3 सेंटेंस में से आपको बताना है हाउ मेनी, कितने इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला, अग्निबाण सॉर्टेड यानी कि अग्निबाण सॉर्टेड जो है यह मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाय अग्नि इंजन है। क्या यह सही है? देखिए यहाँ पे जो मल्टी स्टेज है ना, यह मल्टी स्टेज नहीं है, यह कैसा है, यह सिंगल स्टेज है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। दूसरा, इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड अप टू 100 kg टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 700 किलोमीटर इन 5 डिफरेंट कन्फिग्यूरेशंस। बिल्कुल सही बात है कि यह 100 kg की कैपेसिटी रखता है और 700 किलोमीटर की हाइट तक लेके जा सकता है। तीसरा, अग्निलेट इंजन इज अ एंटायरली 3D प्रिंटेड सिंगल पीस सेमी क्रायोजेनिक इंजन। बिल्कुल यही तो है नए जमाने का हमारा स्टार्टअप, कि सारे जो मटेरियल आ रहे हैं, सारे जो स्टार्टअप्स में मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वह सारे कैसे होते हैं, यह सारे होते हैं 3D प्रिंटर के बारे में। ठीक है, तो आपको 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
अगर नहीं पता है तो आज ही अभी जाके आप प्रिपरेशन कर लो कि 3D प्रिंटर क्या है, वो किस हिसाब से काम करता है। ओके चलिए, तीसरा सेंटेंस भी यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो भैया आंसर आएगा इनकरेक्ट में ऑप्शन ए, वन ओनली। ठीक है चलिए, देखिए अभी क्या हुआ था, तो अभी यह हुआ था कि आईआईटी मद्रास का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। वो प्लानिंग कर रहा है लॉन्च करने का एक स्मॉल सैटेलाइट, और यह जो सैटेलाइट होगा वह होगा सॉर्टेड, यानी कि सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, कहाँ से लॉन्च करेगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि हमारे श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। ठीक है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि यह 3D प्रिंटर है, सिंगल पीस है, 6 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन उसमें लगा हुआ है, यह सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसको अग्निकुल ने पेटेंटेड अग्निलेट इंजन के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इसकी देखते हैं तो 100 kg इसकी कैपेसिटी है और 700 किलोमीटर यह हाइट तक लेके जा सकता है। ठीक है, और एक और चीज़, यह ऐसा रॉकेट का पहला स्टेज होगा जो कि 7 अग्निलेट इंजन डिपेंडिंग ऑन द मिशन विच आर पावर्ड बाय लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन। ठीक है, मतलब कि उसका पहला वाला जो स्टेज है, यह स्टेज में आप लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ केरोसिन इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी इमेज कैसी है, यह बहुत ही टूक समय में हमें देखने को मिलेगा सॉर्टेड, जो कि कहाँ पे है, यह स्पेस में होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए पहला, द ई कोड प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिड मॉडल डेट अलाउज फॉर बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल कोड टू को एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि आज के नए ज़माने के तौर पे हमें ई कोड के साथ आगे बढ़ना है। कई बार आपको पता होगा कि इंडिया में केसेस की पेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या होता है, कई बार एक्यूज नहीं हाजिर होता, कई बार जिन्होंने आरोप लगाया है वो नहीं आरोप लगता, कई बार विक्टिम नहीं हाजिर होता है, कई बार जजेस छुट्टी पे होते हैं, कई बार वकील बोल देता है कि सर जी प्रिपरेशन कम किया है, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। तो इन सारी दिक्कतों में हमारे कोर्ट में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस क्या हो गए हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो गए हैं पेंडिंग। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम ई कोड प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो कि को एग्जिस्ट करेगा वर्चुअल कोड और साथ ही साथ फिजिकल कोड, तो इसके हमारा जो भी जुडिशियल सिस्टम है वह बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, द प्रोजेक्ट एम्स फॉर यूनिवर्सल कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, हम अगर कंप्यूटराइज करेंगे, हमें अगर वर्चुअल कोड एस्टैब्लिश करना है, हमें अगर ई कोड प्रोजेक्ट चलाना है, तो सभी जगह पे इंटरनेट की सुविधा वाला एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, और यह हम बनाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में। तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा सही है। हमें पूछा है करेक्ट कौन से है, तो भैया ऑप्शन सी 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि यह इसको कब चालू किया था, किन्होंने चालू किया था, किन के तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट का जो मिशन है कौन सा एनविसेज है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है कि हमें अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम बनाने में हमारा ई कोड प्रोजेक्ट हमें बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसके मेन मिनिस्ट्री है। ठीक है, चलो ये थे हमारे आज के करंट वाले एमसीक्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक की ओर। स्टैटिक में हमारा अभी चल रहा है 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, भारत ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में दिए हुए 3 सेंटेंस बताने हैं, कौन से सही है। पहला, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लीड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, यानी कि CCAFS एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो गांव होता है वो क्लाइमेट स्मार्ट होना चाहिए।
ठीक है। और यह जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट पार्ट है किसका? क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, क्योंकि यह सारे के सारे कैसे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपका क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो आपका एग्रीकल्चर उस हिसाब से सस्टेनेबल नहीं होगा, और अगर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी हमारी खतरे में आ जाएगी। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS मतलब कि क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटीज is carried out under the consultative group on international agriculture research। CGIAR हेडक्वार्टर है उनका कहाँ पे? फ्रांस में। तो सर जी क्या हमें ऐसी ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर यह न्यूज़ में रहता है तो हमें यह देखना होगा। अगर यह फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो भी हमें देखना होगा, क्योंकि हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तीसरा, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि इक्रीसेट इन इंडिया इज़ वन ऑफ द CGIARS रिसर्च सेंटर। बिल्कुल, देखिए यह जो CGIARS है कौन सा वाला? क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि इक्रीसेट, उनमें इंडिया में यह क्या होगा? CGIARS का रिसर्च सेंटर होगा। जो आपका इंटरनेशनल ग्रुप है ना, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि हेडक्वार्टर फ्रांस में है, उनका इंडिया में जो रिसर्च सेंटर है यह होगा इक्रीसेट। बात बिल्कुल सही है। मतलब हमें पूछा है कौन से सेंटेंस करेक्ट है, तो भैया यहाँ पे तीनों के तीनों कैसे है? करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। मतलब कि जो भी हमारा वेस्टर्न सेक्शन होता है किसका? ओशंस का, वह ट्रॉपिकल जोन में कैसा होता है? गर्म होता है कंपेयर टू हमारे ईस्टर्न सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है क्या? ट्रेड विंड्स का। तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस। मतलब कि टेम्परेट जोन में जो वेस्टर्लीज होता है यह कैसा करता है कि यह हमारे ईस्टर्न सेक्शंस को और ज़्यादा वार्मर करता है कंपेयर टू वेस्टर्न सेक्शन। यहाँ पे बात बिल्कुल सही है। मतलब कि दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे है? बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये है हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि आप ऐसा समझो कि यह जो है यह हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर में होता है दिन में कड़ी धूप, और उन कड़ी धूप में क्या हो जाएगा कि हमारी जो नीचे वाली हवा होती है वो नीचे वाली हवा गर्म होके ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाने के बाद उन्होंने जो स्पेस क्रिएट किया, उस स्पेस को क्रिएट किया हुआ है, उस स्पेस को फिलअप करने के लिए अगल बगल से दूसरी हवा आ जाएगी। और जब ये दूसरी हवा आ जाएगी तो क्या होगा कि उस टाइम पे ईस्टर्न वाली साइड की हवा ऐसे मूव करेगी। देखिए क्यों सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे एक कोरियोलिस इफेक्ट होती है। कौन सी इफेक्ट होती है? यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट होती है, ठीक है। और इस इफेक्ट की वजह से जो हमारा विंड होता है, हमारी जो हवा होती है, यह ऐसा स्लाइटली डाइवर्ट होती है, ठीक है। तो हमारे जो भी इक्वेटोरियल के अगल बगल में विंड्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको नाम देते हैं हम ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड्स कैसे होते हैं? यह होते हैं ईस्टर्ली। सर जी यह नाम कैसे दिया जाता है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली? तो देखिए जिस भी डायरेक्शन से वो ओरिजिनेट होती है हमें उसका नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे ईस्ट है तो यहाँ पे हमने ईस्टर्ली नाम दिया है। यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे वेस्ट है तो यहाँ पे हमने वेस्टर्ली नाम दिया होगा, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि हार्डली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल यह क्या होता है, ठीक है। हालांकि मैंने जिस हिसाब से बताया है आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैंने पूरा नहीं बताया है।
अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है कि यह तीनों क्या होते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा सी जो है यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। देखिए, लीस्ट वाटर एफिशिएंट बताया है, मतलब कि ज़्यादा पानी उसको चाहिए और सामने हमें कम आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर के देते हो लेकिन हमें प्रोडक्ट बहुत ही थोड़ी सी मिलती है। तो क्या ये शुगर केन है, सनफ्लावर है, पर्ल मिलेट है या फिर रेड ग्राम है? तो यहाँ पे लिस्ट लिखा है तो सबसे ज़्यादा पानी जो जिसको चाहिए वही हमारा आंसर होगा, और वो आंसर है हमारा शुगर केन, यानी कि ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स ब्रह्मानी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। विच ऑफ द अबोव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। चलिए, कई बार आपको ऐसा पूछते हैं कि इनमें से कौन सी जो नदी है, यह नदी आपकी कहाँ पे, आपकी नदी यहाँ पे हमारी बंगाल की खाड़ी में जाती है या फिर अरब सागर में जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि यह वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है उनमें यहाँ पे कौन सी नदी है जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो ब्रह्मानी होती है, नागावली होती है, सुवर्णरेखा होती है या वंशधारा होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 4 जो है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि नागावली और वंशधारा जो है यही सिर्फ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। चलिए, आप बताइए ब्रह्मानी और सुवर्णरेखा कौन सी ब्रह्मानी और सुवर्णरेखा यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है, साथ ही उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वह भी आपको बताना है। ठीक है, देखिए हम कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, भैया ऐसे मजाक थोड़ी ना चलेगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कुचामन, सारगोल एंड खातू आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स, मैंग्रोव एरियाज, रामसर साइट या फिर सलाइन लेक। तो भैया इंडिया में डिडवाना, कुचामन, सारगोल और खातू यह क्या है, आपको यह चीज़ बताना है। अब जो भी राजस्थान के मित्र देख रहे होंगे उनको तो आंसर पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि यह जो भी है यह कहाँ पे आया है, यह आया है राजस्थान में। ठीक है, तो यह है सारे के सारे सलाइन लेक्स। जी हाँ, सारे के सारे सलाइन लेक्स है जो कि आए हैं राजस्थान में। लेकिन आपके लिए एक टफ क्वेश्चन है कि इन सारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। ठीक है, यह सारे जो है यह कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, तो इतना आपको हमें बताना है। फिलहाल इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सलाइन लेक्स। चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यूज। हमारे साथ जुड़े रहे और जो एफर्ट्स हम आपके लिए डेली लगाते हैं उन एफर्ट्स को सारे एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जितना ज़्यादा वीडियो आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा और उतना ही बढ़िया तरीके से आपके सामने नया कंटेंट आता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।